हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और अभी हमारे देश में एक नया कानून पारित हुआ है। नया कानून बना है वक्फ कानून। यह जो कानून है, यह कानून काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है अभी, है ना। तो आज हम लोग इस क्लास में ये जो वक्फ कानून है इसके विषय में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे और पूरी तरह से जानेंगे कि कोई जो बिल होता है वह कानून कैसे बनता है और ये जो वक्फ कानून है यह फ़िलहाल हमारे देश में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यह जानेंगे कि वक्फ बिल जो है यह कानून कैसे बना, और सिर्फ यही नहीं, कोई भी बिल कानून कैसे बनता है। तो कोई भी बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और जब राष्ट्रपति द्वारा उस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो वह बिल कानून बन जाता है, जिसे पूरे देशवासियों को मानना अनिवार्य हो जाता है। और जो नए कानून को मानने से इनकार कर देते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इसी संदर्भ में लंबे समय से विवादों में रहा वक्फ बिल संसद में 12 घंटे के लंबे बहस के बाद आखिर राष्ट्रपति के पास पहुंचा, और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के पश्चात अब यह गजट पेपर पर प्रकाशित हो गया है। यह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बन गया। अब यह वक्फ बिल नहीं बल्कि वक्फ एक्ट बन गया है। यह वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करके लाया गया है, इसलिए यह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बन गया है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि वक्फ क्या होता है, वक्फ का इतिहास क्या है, यह कानून क्यों बना, आखिर इसे कानून में तब्दील करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका विरोध किन किन जगहों पर हो रहा है, क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है या किया जा सकता है, क्या इस एक्ट द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इत्यादि अन्य बहुत सारी बातों का हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। अब हम जानेंगे कि वक्फ बिल कानून कैसे बना। यह जो वक्फ बिल है जो कि वर्तमान में कानून का रूप ले लिया है, यह 2 अप्रैल को लोकसभा अर्थात निम्न सदन से और 3 अप्रैल को राज्यसभा अर्थात उच्च सदन से 12 घंटे की चर्चा के पश्चात पारित हो गया। चूँकि यह बिल दोनों सदनों से पास हो गया था, अतः यह बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात अब यह कानून बन गया है। अब हम जानेंगे कि वक्फ जो बिल है इस पर वोटिंग किस किस प्रकार से हुआ। तो राज्यसभा से वक्फ बिल पर कुल 223 वोट पड़ा, जिसमें 128 वोट जो है वह वक्फ बिल के पक्ष में दिए गए और 95 वोट उसके विपक्ष अर्थात असमर्थन में दिए गए। इसी प्रकार वक्फ बिल के लिए लोकसभा में भी वोटिंग प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी। लोकसभा में वक्फ बिल के लिए कुल 520 वोट पड़े, जिसमें 288 वोट पक्ष में पड़े और 232 वोट विपक्ष में पड़े। इस प्रकार यह वक्फ बिल दोनों ही सदनों से पास हो गया। इस प्रकार यह जो वक्फ बिल का विषय था, इस विषय को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, और किरेन रिजिजू द्वारा इस कानून में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी को केंद्र में रखते हुए लीड करने का बीड़ा उठाया गया था। वक्फ बिल को लाने का क्या उद्देश्य है? इस पूरे वक्फ बिल का बीड़ा उठाने वाले श्री किरेन रिजिजू जी का कहना था कि इस बिल को लाने का उद्देश्य यह है कि इस बिल के कानून बनने के बाद भविष्य में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन व
प्रशासन में समस्याओं को ठीक करना है, नियमों को स्पष्ट करना, निर्णय लेने में अधिक लोगों को शामिल करना तथा वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार करना है। अब हम जानेंगे कि वक्फ क्या है। चर्चा में घिरा ये जो वक्फ शब्द है, यह एक अरबी शब्द वकुफा से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना, परंतु इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका है। दान में दी गई संपत्ति कुछ भी हो सकती है, वह चल संपत्ति भी हो सकती है और अचल संपत्ति भी हो सकती है। चल संपत्ति जैसे रुपए, जेवर इत्यादि, और अचल संपत्ति वैसे संपत्ति है जैसे घर, जमीन इत्यादि। वक्फ संपत्ति वैसी संपत्ति होती है जो सामाजिक काम के लिए दान दी जाती है। आमतौर पर वक्फ संपत्ति का प्रयोग धार्मिक स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद, अनाथालय इत्यादि बनाने में किया जाता है। अब हम आगे जानेंगे कि वक्फ का आखिर इतिहास क्या है इसका, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किन लोगों ने इसका शुरुआत किया और अभी इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। वक्फ के इतिहास को पढ़ने से यह पता चलता है कि 570 ईसा पूर्व में पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा खजूर के 600 पेड़ों वाले एक बाग को वक्फ कर दिया गया था, जिसका प्रयोग मदीना के गरीबों की मदद के लिए किया जाता था। इस प्रकार यह वक्फ का पहला उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार एस खालिद रशीद और एस अतहर हुसैन ने अपनी पुस्तक भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1968 में बताते हैं कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के समय वक्फ बोर्ड जैसी संस्था स्टार्ट हो गई। सुल्तान मुइजुद्दीन गौरी ने मुल्तान की जो जामा मस्जिद है उसे 2 गांव वक्फ किया था। ब्रिटिश राज में भी वक्फ का प्रभाव देखा गया। ब्रिटिश राज में लंदन की प्रिवी काउंसिल के 4 जजों ने वक्फ कानून को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले को पलटने के लिए द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 कानून बनाया गया। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से अलग कानून बना। 1964 में देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। अब हम जानेंगे कि 1947 के बाद वक्फ का क्या इतिहास रहा है। तो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए और उनकी ज़मीन व संपत्तियां यहीं छूट गई। अतः 1954 में वक्फ एक्ट नामक कानून बनाया गया तथा पाकिस्तान चले जाने वाले मुसलमानों के ज़मीनों व संपत्तियों का मालिकाना हक कानून के जो उस समय कानून पारित हुए थे उस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। इसके जस्ट 1 साल बाद ही 1954 में इस कानून में संशोधन किया गया तथा देश के अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई, जो वक्फ के अंतर्गत संपत्ति की रजिस्ट्रेशन, देखभाल व प्रबंधन करते हैं। वर्तमान में देश में अलग अलग राज्यों में लगभग 32 वक्फ बोर्ड कार्यान्वित है। वक्फ बोर्ड का इतिहास, इससे पहले हम लोग वक्फ का इतिहास जाने थे और अभी वक्फ बोर्ड का इतिहास को जानेंगे। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू मानी जाती है। आज़ादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का जिक्र मिलता है। 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। 1995 में देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों की स्थापना के लिए कानून में
संशोधन किया गया। 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके इनकी जो शक्तियाँ थी उन्हें और ज़्यादा बढ़ा दी। 2013 के पश्चात हुआ यह कि देश में रेलवे और सेना के बाद अगर किसी की ज़मीन सबसे ज़्यादा है तो वह वक्फ बोर्ड की है, वक्फ की है। रेलवे के पास लगभग 33 लाख एकड़ ज़मीन है और सेना के पास लगभग 17 लाख एकड़ ज़मीन है। वहीं वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। देश में वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए, इसके रखरखाव के लिए बोर्ड भी बनाया गया है। केंद्र में केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया गया है, राज्य में राज्य वक्फ बोर्ड बनाया गया है। और यदि वक्फ संपत्ति पर यदि कहीं पर कुछ बवाल हो जाए, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए या कुछ भी कोई दावा करे तो उसके लिए वक्फ न्यायाधिकरण भी बनाया गया है। इस प्रशासनिक बोर्ड पर भी अधिकतर मुसलमानों को ही शामिल किया गया है। अब यहाँ लोगों को परेशानी कहाँ होती है, इसे समझिए। मतलब वक्फ जो बोर्ड थी, जो वक्फ थी, उससे लोगों को क्या समस्या हो रही थी। समय के साथ लोगों को ये जो वक्फ बोर्ड थी उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी होने लगी। बहुत सारे लोग ऐसे ज़मीनों को भी वक्फ को दान कर दिया जो उनकी थी ही नहीं। ऐसे भी वक्फ बोर्ड उस संपत्ति पर अपना अधिकार दावा पेश करता था जो किसी ने दान तो कर दिया है परंतु उसकी वह ज़मीन थी ही नहीं। और जब उस दान किए गए ज़मीन या गांव के लोग वक्फ न्यायालय पहुंचते तो उन्हें खुद ही उस ज़मीन पर पूरा प्रूफ देना पड़ता था और इस प्रकार वक्फ न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होता था। इसकी चुनौती वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते थे। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि वक्फ ने पुरातात्विक विभाग के संपत्तियों पर भी अपना दावा पेश किया। मतलब होता क्या था कि मान लिया जाए कि मेरी एक बाइक है जिसे कोई ए नामक व्यक्ति ने मेरी बाइक को लेकर किसी तीसरे व्यक्ति को सौंप दिया और कहा ये लीजिए मैं इसे दान करता हूँ, और जबकि वह बाइक उसकी थी ही नहीं। इसी प्रकार हो रहा था कि कुछ व्यक्ति जो थे समाज के, वे उन ज़मीनों को भी वक्फ को दान करने लगे जो उनकी थी ही नहीं, जिससे हमारे समाज के जो आम जनता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी होने लगी थी। पूरे भारत में वक्फ की सबसे ज़्यादा संपत्ति अगर है तो वह अकेला उत्तर प्रदेश में ही 27% है। अब हम जानेंगे कि वक्फ आखिर चर्चा में क्यों है, वक्फ चर्चा में क्यों आया। क्योंकि 1913 से 2013 तक इसकी कुल संपत्ति मात्र 18 लाख थी, जो 2013 से 2025 में अचानक 21 लाख से बढ़कर इसकी कुल संपत्ति 39 लाख हो गई। और 2013 में सरकार के पास 21,618 ऐसे केस आए जिसमें लोगों ने यह दावा किया कि हमारी संपत्ति को वक्फ ने अपना अधिकार मान लिया। और ऐसा माना जाता है कि वक्फ के पास जितनी संपत्ति है, यदि उसका सही से प्रयोग किया जाए तो 12,000 करोड़ सालाना तक राजस्व में वृद्धि किया जा सकता है। इसी बीच जब यह कानून लागू हुआ तो इसी बीच कुछ अफवाह भी फैल रही थी कि अभी ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है कि जितने भी मदरसे हैं, मस्जिदें हैं या फिर कब्रिस्तान हैं आदि संचालित जो ज़मीनें हैं जो वक्फ के अंतर्गत हैं, उन सब के कागजात मांगे जाएंगे। परंतु इस कानून में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कानून लागू होने से पूर्व वक्फ के जितने भी संपत्ति प्रयोग में हैं उनका कागजात नहीं मांगा जाएगा, परंतु भविष्य में वक्फ के अंतर्गत संपत्ति का प्रयोग यदि किया जाएगा तो उस पर यह कानून लागू होगा।
आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। सरकार ने यह जो वक्फ बिल लाया है, इसके पीछे कुछ मामलों का भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। तमिलनाडु का एक मामला आया था कि पूरे गांव को वक्फ कर दिया गया। बिहार में अगस्त 2024 में भी सेम मामला था। केरला में 600 क्रिश्चियन फैमिली का एक गांव को वक्फ कर दिया गया। कर्नाटक में 2024 में 15,000 एकड़ ज़मीन को वक्फ कर दिया गया और यह बहुत सारा मामला यूपी से भी आने लगा। ऐसे विवादित जो जगह हैं जो वक्फ के अंतर्गत हैं, उन पर भविष्य में सुनवाई भी की जा सकेगी। अभी तक के प्रस्ताव में यह कहा गया है कि कलेक्टर से ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करे। 5 वर्ष से एक्टिव जो इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है, सिर्फ वही अपनी जो संपत्ति है उसे वक्फ कर सकता है। अब संपत्ति वक्फ करने के दौरान मुस्लिम महिलाओं व लड़कियों से भी उनकी राय पूछी जाएगी। आने वाले समय में स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। अब हम यह जानेंगे कि इतना जो विवाद हो रहा है और इसका जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका जो मूल वजह क्या है। तो बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य का शामिल होना, यह पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करना है। और तीसरा बिंदु है वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट में किया जाना है। चौथा बिंदु है वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। 5वां बिंदु है वक्फ बोर्ड उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता जो उसे दान में नहीं मिली हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग को लेकर पूरे देश में आंदोलन करने की बात जारी की है और कहा है कि यह बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के ढांचे पर प्रहार किया है। ऐसे में बिहार, रांची, कर्नाटक आदि जगहों में प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसे में बढ़ते प्रोटेस्ट को देखते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही जा रही है। अब बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जो बिल कानून बन गया है, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित है, क्या उस कानून को मानने से इनकार किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है उसका आंसर होगा नहीं। दूसरा प्रश्न है, क्या इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो हाँ, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 13 के तहत ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार को कम करता हो या संविधान के अनुरूप न हो, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, यदि वक्फ एक्ट 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स पर साझा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल में नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।